पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? लग रहा है मैडम क्या सेक्शन पे सेक्शन बताई जा रही हैं। पर अफसोस यही सेक्शंस पढ़ के तो आप ऑफिसर बनने वाले हैं, तो फिर आपके मन को थोड़ा मनाओ और लेक्चर को शुरू करो। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। याद करो, हमने पहला लेक्चर था उसमें इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट के बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े, उसके क्लॉजेस पढ़े, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स पढ़ा, है ना। पर फिर आपका मोटिवेशन भी वैसे जैसे ही सेक्शन धीरे धीरे ख़त्म होने लगे आपका मोटिवेशन भी डाउन हो गया। तो आज हम आ रहे हैं पेनाल्टीज़ पे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इंटरेस्टिंग सेक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने प्रॉब्लम्स पढ़ा, अब हम इसके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा बूस्ट अप हो जाइए, उस सपने को याद कीजिए जो आप पूरा करने के लिए यहाँ बैठे हैं और फटाफट से पढ़ाई शुरू करिए। चलिए आते हैं सेक्शन 10 पे, ठीक है। सेक्शन 9 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है प्लीज़ जा कर के पहले पार्ट 1 से पढ़िए ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ सके। फिर से मैं वही सारी बातें दोहराऊंगी जो सुन के आप भी बोर हो चुके हैं। प्लीज़ हैव अ बेयर एक्ट विथ यू बिकॉज बेयर एक्ट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनी लॉ यू स्टडी, ठीक है। तो बेयर एक्ट प्लीज़ पढ़िए। हाँ, कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो पहले मैं उसको एड्रेस कर देती हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि मैम जो बेयर एक्ट है वो हमको पहला तो मिल नहीं रहा है, तो कहाँ से हम पढ़ें। तो बेटा बेयर एक्ट जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है। आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या है कि ये बेयर एक्ट्स आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो थ्योरी पार्ट है, जो बेयर एक्ट में हमको नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे कि मैम अगर उससे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में उससे क्वेश्चन भी है, टाइप्स ऑफ यूनियन एंड ऑल, तो उसका क्या करें हम। तो यू डोंट हैव टू वरी। जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, वो वंस दिस एक्ट्स गेट्स कंप्लीटेड उसके बाद मैं एक सेपरेट सेशन में एक सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको पढ़ा दूंगी। तो उसके लिए आपको चिंता करने की एक रत्ती बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई गेस आपके क्वेरीज क्लियर हो गए होंगे। जिनकी और थोड़ी क्वेरीज बची हुई हैं तो वो प्लीज़ हमें बताएं एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेरी, क्योंकि हम हैं साथी तब तक जब तक आप ऑफिसर बन नहीं जाते, ठीक है। चलिए मिलते तो लास्ट में बोलूंगी मैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10 से, दैट इज पेनाल्टीज। पेनाल्टीज क्या है बेटा? तो देखिए जब एक्ट आया है तो जाहिर सी बात है कि कंप्लाई करने के लिए आया है, ऐसे ही देखने के लिए थोड़ी ना, इतना सारा एक्ट हम देखने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो ये कंप्लाई करने के लिए, और जब हमें एक्ट को कंप्लाई करना है तो जो नहीं करेगा उसको कुछ पनिशमेंट भी तो देना पड़ेगा। तो ये पनिशमेंट है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 का ए कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो रजिस्टर नहीं बनाता है, क्या करता है, रजिस्टर प्रॉपर नहीं बनाता है, या फिर कोई व्यक्ति है जो रजिस्टर प्रोड्यूस नहीं करता है, टाइम से रजिस्टर प्रोड्यूस नहीं करता है, जब इंस्पेक्टर चेक करने के लिए जाते हैं तो वो रजिस्टर वहाँ पे देता नहीं है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि एविडेंस नहीं देता है या अपने एम्प्लॉयज से बात नहीं करने देता है, ठीक है, या फिर रिफ्यूज़ करता है, रिफ्यूज़ एनी इन्फॉर्मेशन, ये थोड़ा बारीक हो गया नहीं, जस्ट रिफ्यूज एनी इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन वो छुपाता है, कंसील करता है, तो वो इन सारी दिक्कतों, अगर ये सारा में से कुछ भी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको पनिशमेंट हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा? तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। कितनी हो सकती है इम्प्रिजनमेंट? इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 मंथ की, और फाइन भी हो सकता है। फाइन यहाँ पे थोड़ा सा ठीक रखा गया है, दैट इज फाइन हो सकता है। वो कितना हो सकता है? 10,000 रुपए हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, और बोथ दोनों ही हो सकते हैं। तो भाई क्या कहा जा रहा है कि या तो रजिस्टर नहीं बनाता है, या तो रजिस्टर प्रोड्यूस नहीं करता है, रजिस्टर यहाँ पे मेंटेन है बेटा, ठीक है। तो मेंटेन नहीं करते, या तो प्रोड्यूस नहीं करते, या तो एविडेंस टैम्पर कर रहे हैं, या तो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उस केस में देयर कैन बी एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 मंथ एंड अ फाइन ऑफ 10,000 रुपीज और बोथ, ठीक है। चलिए इसका पार्ट 2 क्या कहता है? ये तो पार्ट 1 था बेटा। पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि रिक्रूटमेंट अगर कर रहा है, अगर कोई रिक्रूटमेंट कर रहा है तो वो इस एक्ट के हिसाब से नहीं कर रहा है, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के हिसाब से रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है, या फिर अनइक्वल रिम्यूनरेशन दे रहा है, ठीक है। एक मिनट, इक्वल लिख दिया मैंने, अनइक्वल रिम्यूनरेशन दे रहा है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है,
जो कि नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रूल्स को, डायरेक्शंस को नहीं मान रहा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डायरेक्शन को नहीं मान रहा है, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में इन चारों कंडीशन में क्या सजा हो सकती है? तो चलिए देखते हैं क्या सजा हो सकती है। तो इस सारे केस में फाइन हो सकता है, कितना हो सकता है बेटा? 10,000 रुपए तक। 10,000 रुपए, यहाँ पे मिनिमम लिमिट भी दी गई है 10,000 रुपए, बढ़ के कितना हो सकता है? 20,000 रुपए हो सकता है। ठीक है, 10 से 20,000 के बीच में फाइन हो सकता है, और इम्प्रीजनमेंट भी हो सकती है। इम्प्रीजनमेंट कितनी हो सकती है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इम्प्रीजनमेंट है ना। इम्प्रीजनमेंट कितनी हो सकती है? 3 मंथ्स की हो सकती है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है कब तक? 1 ईयर तक भी हो सकती है, अगर ये फर्स्ट ऑफेंस है। इफ दिस इज फर्स्ट ऑफेंस, तो आपकी इम्प्रीजनमेंट, मतलब आपकी नहीं, जो भी ऐसे गलत काम कर रहा है, तो उसका इम्प्रीजनमेंट 3 महीने से 1 साल तक हो सकता है। अगर आपने ऑफेंस दोबारा किया है तो दिस कैन एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। 2 ईयर्स कब हो सकता है बेटा? जब इम्प्रीजनमेंट, जब ऑफेंस जो है वो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ऑफेंस, तो उस समय पे 2 साल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट 1 पढ़ लिया, पार्ट 2 पढ़ लिया। कह रहा है कि अगर रिफ्यूज टू प्रोड्यूस रजिस्टर टू द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को अगर रजिस्टर वगैरह देने से मना कर देते हैं तो उसमें फाइन हो सकता है। कितना? ज्यादा नहीं है बेटा, एक ऐसे हरी हरी पत्ती है, दैट इज 500 रुपीज। 500 रुपीज का फाइन हो सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलिए आते हैं अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन क्या है भाई? तो कह रहा है कि भाई अगर कोई इंसान गलती करे तो भाई ये पेनल्टीज हैं। अगर कोई कंपनी गलती करे, ऑफेंस बाय कंपनीज, अगर कोई कंपनी है जो ऐसी हिमाकत कर रही है, तो उस केस में क्या? तो उस केस में ऐसा है कि अगर कोई कंपनी है जो ऐसा कुछ गलती कर रही है, क्योंकि कंपनी इज ऑल्सो सेपरेट एंटिटी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कंपनी अगर ऐसी कोई गलती कर रही है, तो उस केस में जो भी कंपनी का इंचार्ज होगा, डायरेक्टर होगा या मैनेजर, जो भी पर्सन प्रेजेंट होगा जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ही विल बी हेल्ड लायबल, और उसके लिए ही वही जो है ये सारे पनिशमेंट को कंप्लाई करेगा। ठीक है, आई गेस इट्स क्लियर फॉर यू। चलिए आते हैं सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 कहता है कॉग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस। हमने भाई गलती बता दी, हमने उसकी सजा भी बता दी, लेकिन ये सजा देगा कौन? तो ये सजा कौन देगा भाई? देखेंगे हम इस सेक्शन में, क्योंकि लॉ सब कुछ लिखता है और आपको भी सब कुछ लिखना चाहिए। मैं फिर कहती हूँ कि बेटा अपने हाथ से जो लिखोगे ना, वो आपको आखिरी तक याद रहेगा। तो अपना रजिस्टर निकालिए, अपना बेयर एक्ट निकालिए और मेरे ही स्पीड में लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए, कॉग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस। कॉग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस क्या है भाई? ये कौन कॉग्निजेंस कर सकता है? तो इसका फर्स्ट पार्ट कहता है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कौन ट्राई कर सकता है इसको? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। आईडी एक्ट में भी यही था, आईडी एक्ट में भी जिन्होंने पढ़ा है, आईडी एक्ट में भी यही था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो हैं वो इसके ऑफेंसेस को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेगी बेटा? जब या तो उनके नॉलेज में आएगा ये, या तो कोई कंप्लेंट होगी, ठीक है, बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या ऑफिसर, या तो नॉलेज में डाला जाएगा या तो कंप्लेन होगी। उस केस में यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, अदरवाइज इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो या तो नॉलेज में डाला जाएगा या तो कंप्लेन होगी। किसके द्वारा भाई? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, चलिए और कौन कौन कंप्लेन कर सकते हैं? तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। और कौन कंप्लेन कर सकते हैं? तो एग्रीव्ड पर्सन, वो तो कर ही सकता है भाई, एग्रीव्ड पर्सन कंप्लेन कर सकता है, या तो रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन ये भी कंप्लेन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये लोगों का वेलफेयर, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। तो भाई ये जो रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, ये कौन है? किसको माना जाएगा रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन? तो ये जिसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, ये नहीं कि कोई भी उठ के आ जाएगा। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ दिस इंस्टीट्यूशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, तो वो सिर्फ इसके लिए, मतलब ये कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है पावर टू मेक रूल्स। कौन रूल्स बना सकता है? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है ये आपको कि रूल्स कौन बनाएगा भाई? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कैसे बनाएगी? तो नोटिफिकेशन के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन
कौन कौन से रूल्स बना सकती है? क्या अमेंडमेंट भी कर सकती है? नहीं बेटा, सिर्फ रूल्स बना सकती है। कौन कौन से रूल्स? तो कंप्लेन कैसे फाइल होगी, इसके रूल्स बना सकती है। रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स को कैसे मेंटेन करना है, वो कर सकती है। और कोई भी मैटर, यहाँ पे लिबर्टी, हर जगह थोड़ी सी लिबर्टी दी गई है कि एनी अदर मैटर जो उस समय पे लगता है ज़रूरी कि भाई ये जो है ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें भी ये क्या कर सकती हैं? रूल बना सकती हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलिए आते हैं सेक्शन 14 में। हाँ, एक और चीज़ थोड़ा सा इसमें प्रोवाइडेड दैट है, इसका पार्ट 3 है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हमने पढ़ लिया। चलिए इसका एक थोड़ा सा पार्ट है। क्या है भाई इसका पार्ट? कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है तो इसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखना पड़ता है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखना पड़ता है, और इस पर डिस्कशन होती है कम से कम 30 दिन। 30 दिन ऐसे लगातार नहीं, 30 दिन में जितने सेशन हो, 1 या 2 सेशन होते हैं, 1 या 1/2 नहीं है, 1 और 2 सेशन होते हैं। तो इसमें डिस्कस करना पड़ता है कि भाई जब हाउस अग्री करती है इसके लिए, तब जाकर के ये रूल जो है वो पब्लिश होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल रूल है और इसको चेंज, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन लाने के लिए मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। चलिए आते हैं सेक्शन 14 पे। सेक्शन 14 क्या कहता है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेटा पावर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राइट टू इक्वालिटी पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक हायर उस पे रहेगा हमेशा, मतलब रूल मेकिंग पावर होगा उनको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकता है, किसको बेटा? स्टेट को दे सकता है या फिर एग्जीक्यूटिव को दे सकता है, ठीक है। स्टेट या एग्जीक्यूटिव जो हैं उनको डायरेक्शन दे सकता है। किस लिए डायरेक्शन दे सकता है? कि भाई आप लोग जो है इस तरीके से काम करेंगे, ये चीज़ें अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें ये जो सेक्शन 15 है बेटा, सेक्शन 15 जो है ये स्पेशल केसेस की बात कर रहा है कि कहाँ पे एक्सेप्शंस है, कहाँ पे इस एक्ट के प्रोविजंस थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं। कहाँ पे हो सकते हैं भाई? तो कह रहा है पहला, अगर ऐसा लॉ में लिखा है कि विमेन को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। जब हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि विमेन को कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इवन शी ज्वाइन द जॉब, था ना, जैसे क्रैच फैसिलिटीज़ है, ब्रेक्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो क्या हम कहेंगे कि भाई इनको तो कम पैसे मिलने चाहिए क्योंकि सेम वर्किंग कंडीशन नहीं है, सेम वर्किंग टर्म्स नहीं है। तो विमेन को अगर कोई स्पेशल बेनिफिट मिलता है जो कि किसी लॉ के अंडर है, क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है जो कि क्या है भाई? तो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। उस केस में क्या कहा जाएगा? उस केस में इस एक्ट के प्रोविजंस को नहीं माना जाएगा, ठीक है, कि भाई ये नहीं किया जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी फॉर एवरीबॉडी। मैंने पहले ही आपको बताया कि इक्वालिटी बेटा सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेल विमेन को मेल के कंपैरिजन मतलब के इक्वल में पैसे देने, मेल को भी तो विमेन के इक्वल में पैसे देने। तो वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा जो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि मुझे तो 4 ब्रेक नहीं मिल रहा है। The female is getting 4 breaks, but I am not getting 4 breaks. Why so? तो अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है जहां पे विमेन को स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हर मेडिकल कंडीशन और ऑन द बेसिस ऑफ हर एबिलिटी टू बियर अ चाइल्ड, तो उसके लिए आप ये जो एक्ट है ये यहाँ पे लागू नहीं होगा, पहला, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि अगर द विमेन स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है भाई? तो बच्चे के बर्थ के कारण या एक्सपेक्टेड बर्थ के कारण, ठीक है, या फिर मैरिज या रिटायरमेंट, ऐसा कुछ प्रोविजन दिया गया है स्पेशल ट्रीटमेंट विमेन को, क्योंकि मैरिज होता है तो शी नीड टू स्टे विथ हर इन लॉज, तो इसके लिए अगर उसका ट्रांसफर किया गया, ठीक है, और बाकी लोगों का ट्रांसफर वैसा नहीं हुआ, वो लोग भी ऐसा चाह रहे थे पर नहीं हुआ और विमेन का हो गया, तो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ दैट आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा जो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है वो उसके प्रोविजंस जो है वो वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो इसको ये थोड़ा सा पावर होता है कि ये स्पेशल जो ट्रीटमेंट है वो वुमेन के लिए कर सकते हैं, दैट विल नॉट अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। चलिए सेक्शन 16 क्या कहता है? पावर टू मेक डिक्लेरेशन, पावर टू मेक डिक्लेरेशन। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर उनको लगता है कि भाई ये जो रिन्यूमरेशन प्रोसेस है ये
किसी और वजह से है, मतलब कि सिर्फ इसलिए नहीं है कि जेंडर डिस्पैरिटी है, कोई और रीज़न है, ठीक है। हो सकता है कि जो एरिया है, मतलब जो यूनिट है वहाँ पे बहुत हैवी मसल वर्क है, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े बक्से उठाने हैं, या फिर ऐसा काम करना है जिसमें बहुत सारा स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। और वो इंडस्ट्री है या वो जो यूनिट है वो अगर फीमेल को एम्प्लॉय नहीं कर रही है, ठीक है। या फिर ऐसा है कि बहुत रिस्की जॉब है, ठीक है, बिल्कुल नाइट शिफ्ट्स होते हैं, बाहर ऐसे गश्त करना होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर जॉब है और वो थोड़ा सा विमेन सेफ्टी के लिए सही नहीं है, उस केस में अगर इंडस्ट्री इन गुड फेथ अगर कोई एक्शन लेती है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई वाई नॉट विमेन, क्यों विमेन को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ सेफ्टी कंसर्न्स हैं या फिर कुछ बायोलॉजिकल रिस्ट्रेंट्स हैं जो कि वो नेचर ऑफ वर्क को सूट नहीं करता है। उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर ये लगता है तो वो ऐसे प्रोविजंस बना सकती है कि भाई वो ऐसे एग्जेम्पशंस दे सकती है कि भाई ये जो यूनिट है ये थोड़ा सा अपने हिसाब से काम कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है वो वहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे नेवी होता है बेटा, तो या फिर जो अंडरशिप जो वर्क होते हैं, ठीक है, कार्गो वगैरह में वर्क होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि विमेन को थोड़ा मतलब कम नहीं रहती हैं बहुत सारे फील्ड में, कहीं पे रहती भी तो कम रहती। क्यों? क्योंकि दैट एक तो वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न्स हैं, फिर ठीक है, दूसरा है कि बहुत एक हेक्टिक वर्क है, मसल वर्क है वहाँ पर। तो वहाँ पर ऐसे कंडीशन में जो है ना कि अगर कुछ ऐसा होता है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो प्रोविजन बना सकती है, वो इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए सेक्शन 17 क्या कहता है? पावर टू मेक रिमूव डिफिकल्टीज, मेक नहीं रिमूव डिफिकल्टीज, ठीक है। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज क्या है भाई ये? तो पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज कहता है कि देखो क्या है ना कि जब भी हम कोई बड़ा स्टेप लेते हैं, ठीक है, तो आप अचानक से नहीं कह सकते। आप अचानक से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मेल को पहले एम्प्लॉय कर रखा है, फीमेल नहीं एम्प्लॉय कर रहे हैं, आप अचानक से नहीं कह सकते नहीं 50% तो करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट विल गो अगेंस्ट द सिस्टम नहीं, मतलब मैनेजमेंट के अगेंस्ट चला जाता है वो, ठीक है। लोग मास रिवॉल्ट नहीं, पर क्योंकि रिवॉल्ट एक किसी अच्छे काम के लिए किया जाता है, यहाँ पे क्या कि एक उनका वो होता है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो चेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो उस केस में इसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट होता है। कोई भी चेंज अगर लाओगे ना, धीरे धीरे चेंज लाओगे। जैसे कि लड़कियों को पढ़ाने का जो था कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा वो एक दिन में नहीं आ गया। मतलब जहाँ पे सर्वाइवल की ही प्रॉब्लम थी वहाँ पे पढ़ाना तो एक बहुत बड़ा काम है, और इसको धीरे धीरे गवर्नमेंट ने लोगों को जागरूक करके, लोग आपस में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो और लोगों को एग्जाम्पल सेट करके, सारी चीज़ें करके इसको धीरे धीरे अचीव किया। आज भी ये पूरी तरह से बहुत अचीव नहीं हो गया, पर प्रोसेस में है एंड इन अ गुड वे, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है कि कोई भी अगर ऐसा कोई रिफॉर्म लाना है अगर, तो वो अचानक से नहीं आ जाएगा। तो कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने पड़े जो कि इस एक्ट से कॉन्ट्ररी है, थोड़ा सा कॉन्ट्ररी है, पर स्टिल आप क्यों ले रहे हो? ताकि इस एक्ट को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करा सको। जैसे कि मान लेते हैं कि एक टाइम था हाइपोथेटिकली कि भाई 100 मतलब 1000 रुपये अगर मेल को मिल रहा है तो 500 रुपये फीमेल को मिल रहा है, ठीक है। काम नहीं मिल रहा है या मतलब बहुत कम अमाउंट में काम मिल रहा है। तो अगर गवर्नमेंट इसको एक्ट को लागू कराने के लिए अगर ये कहे कि ठीक है आप मेल को 1000 दे रहे तो फीमेल को 750 दीजिए, 500 बहुत कम है तो आप 750 दीजिए, तो क्या यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। लेकिन क्या है, धीरे धीरे गैप को कम किया जा रहा है, धीरे धीरे गैप को थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या है कि अगर कुछ, अब ये भी तो कॉन्ट्रावेंशन है ना एक्ट का कि आप कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हो, पर ये गुड फेथ में किया जा रहा है ताकि धीरे धीरे ये 500 से सरकते सरकते 1000 तक पहुंच सके। तो उस केस में द गवर्नमेंट हैज़ द एप्रोप्रिएट पावर, गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि डिफिकल्टीज रिमूव करने के लिए अगर वो कुछ ऐसा स्टेप टेम्पररी लेती है जो कि एक्ट के तो कॉन्ट्रावेंशन में है, पर फॉर लॉन्ग टर्म सोसाइटी को बेनिफिट करेगा, इस एक्ट को अचीव करने में हेल्प करेगा, तो वो ले सकती हैं, ठीक है। चलिए, और ऐसे ऑर्डर्स हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में पहले रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले रहे हैं, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में लोगों की सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कहता है बेटा? रिपील। कौन सा रिपील? तो इक्वल रिन्यूमरेशन ऑर्डिनेंस हुआ था, पास हुआ था, ठीक है। ऑर्डिनेंस का मतलब आपको पता होगा जी,
लेट मी नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑर्डिनेंस। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना। आपने में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। तो इक्वल रिम्यूनरेशन ऑर्डिनेंस 1975 में आया था बेटा, इसको ये रिपील करता है। इट इज़ रिपील्ड बाय दिस एक्ट, ठीक है। तो अब से ये जो ऑर्डिनेंस है ये लागू नहीं होगा। आई गेस इट इज़ क्लियर फॉर यू। और यहाँ पे हमारा ये एक्ट खत्म होता है। वी हैव कंप्लीटेड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है या कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप, या हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो लेट अस नो। आपका अप्रिसिएशन हमारा मोटिवेशन है, और कहीं ना कहीं हमें ये और वो करता है, मतलब हमारे अंदर एक एनर्जी भर देता है कि हम आपके लिए और कुछ कर सकें। दिस इनिशिएटिव इज़ फॉर यू ऑल ओनली। और हम तो सिर्फ आपके लिए कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाना और इससे बेनिफिट लेना ये आपका काम है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जल्दी से रिजल्ट लेकर आइए, ताकि मैं भी प्राउडली कह सकूं कि ये इनिशिएटिव अगर एक भी बच्चे को बेनिफिट कर रहा है, देन दिस इनिशिएटिव इज़ वर्थ इट एंड माई एफर्ट्स आर वर्थ इट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए एक्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।